Hello viewers, I hope you all are fine. Myself Snipkor and in this video we will discuss about the accounting conventions. हम इस टॉपिक को फुल फ्लैश क्लियर में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मीन्स कौन सा वो मटेरियल जिसको हमने शो करके चलना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। Insufficient events would not be recorded if the benefit of recording them does not signify the cost. ओके, हमने उसी इवेंट को रिकॉर्ड करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि हम हर इंटरेस्टेड पार्टी को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो इसलिए हम उस मटेरियल को शो कर रहे हैं। अगर वो वाला इवेंट जो हमारी कॉस्ट और बेनिफिट को अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो उसको हम शो करके नहीं चलेंगे। जैसे आप एग्जांपल कैरी कर सकते हैं, अ कैलकुलेटर वर्थ ₹500 नॉट रिकॉर्डेड एसेट। हमने कैलकुलेटर तो परचेज किया है 500 का, बट हम उसको एज अ एसेट अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। रेदर देन द चार्ज ऑफ एज एन एक्सपेंस इवन दो द बेनिफिट इज इंड्यूरिंग इन नेचर। मीन्स हम उसको एक्सपेंस शो करेंगे कि हमारा एक्सपेंस तो हुआ है, ओके, इसका बेनिफिट हमें जब जब हम इसको यूज़ करेंगे तब हमें इसका बेनिफिट रिसीव होगा। तो इसी तरह से हम कह के चल रहे हैं कि कौन सा वो मटेरियल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम शो करेंगे उसके नेचर के अकॉर्डिंग। दिस कंसेप्ट नीड टू रीड इन कंजक्शन विद अकाउंटिंग इवेंट्स विच सिग्निफाइज द ट्रांजेक्शन्स इनटू कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल मीन्स वो वाले रेवेन्यू नेचर के कोई भी आइटम जिसका बेनिफिट हमें इन लॉन्ग रन में रिसीव होता है, एंड रेवेन्यू नेचर की वो वाली आइटम्स जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में रिसीव होता है। जैसे एग्जांपल है कैपिटल नेचर की, बिल्डिंग परचेज की है, एक बार तो हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, क्योंकि बिल्डिंग आज परचेज की है, इसका बेनिफिट आने वाले ईयर्स में हमें रिसीव होगा। सो इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। But on the other hand side, if we talk about the revenue expenditure, it's like to purchase a stationery, raw material, these all kind of expenses have a revenue expenditure, because these things provide a benefit for a shorter period, very small period. So these all items are covered under the revenue expenditure. एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो वाला एक्सपेंडिचर जो हमने एडवांस में कर दिया है। मीन्स जब हमने बिजनेस सेटअप किया था तभी हमने ऐड कर दी थी, तो उस टाइम पर जितनी भी ऐड की है वो एज इट तो हमें कवर अप नहीं हो सकती, उसकी कोर्स अभी तो कवर नहीं कर सकते। मीन्स हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, उस टाइम पर जितने भी हमने ऐड का एक्सपेंस किया है वो हमारा इन एडवांस में था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, वो सभी हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट ईयर में। मीन्स उसका जितना भी बेनिफिट होगा हमें अगले वाले सालों में होगा। जैसे मान के चलिए कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, मोबाइल कंपनी है, हम अभी इस ईयर में हमने बिज़नेस अपना कंटिन्यू किया है, स्टार्टअप किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी ईयर में उसकी 5 लाख की एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको इनकर कर रहे हैं। तो इस 5 लाख की जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऐड के ऊपर, इसका बेनिफिट हमें आज नहीं मिलेगा, हमें कंटिन्यूसली नेक्स्ट ईयर तक भी मिलता रहेगा। मीन्स अगले साल भी मिलेगा, उसके साल भी मिलेगा, जब पीपल से इन्फ्लुएंस होंगे कि हमारा बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीन्स जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड में मिलता है, बट मिलता अभी नहीं है, कंटिन्यू बेसिस पर मिलता रहता है। डेफर्ड मीन्स इन एडवांस में एक्सपेंडिचर किए थे। तो इस कंसेप्ट में हमने क्या सीखा कि सिग्निफिकेंस टू दी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। हम उस मटेरियल को शो करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को, परफॉर्मेंस को शो करेगा, तो उसी मटेरियल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्व करके रखना है मीन्स एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हमने ये नहीं मान के चलना है कि हमारे पास प्रॉफिट इनकर होगा, नो, हमने मान के चलना है कि हमारा जो है इन द फ्यूचर लॉस हो सकता है। मीन्स एंटिसिपेट लॉस, नो प्रॉफिट। प्रॉफिट को नहीं अज्यूम करना है कि हमें नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा, उसको नहीं मान के चलना है। हमने मानना है कि आज हम जो भी कर रहे हैं, ओके, हो सकता है हमें इन फ्यूचर में लॉस भी इनकर हो। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को कंजर्व करके हमने चलना है।
Accountant are by nature conservative and also to protect the interest of shareholders and creditor. It is required to provide for all losses. बिकॉज अगर हमें फ्यूचर में कोई भी लॉस होगा तो हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उन सभी से रिलेटेड, क्योंकि हमने शेयर होल्डर से, क्रेडिटर से, वो वाले पर्सन जिनसे पैसे लिए हैं उनको वापस करने हैं। तो इस तरह से हमारे ऊपर भी एक तरह का रिस्क है, तो रिस्क हमने मान के चलना है कि हमें लॉस हो सकता है इन द फ्यूचर। तो इसी तरह से आप एग्जांपल कैरी कर सकते हैं। क्या है सेकंड वाली एग्जांपल, जैसे देखिए, कंपनी इज लाइकली टू विन अ मेजर लीगल डिस्प्यूट और अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं मान के चलते हैं कि हमने बिजनेस सेटअप किया है तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। नो, हो भी सकता है, मेजर भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, मीन्स बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। तो हमने इसकी भी प्रोविज़न क्रिएट करके चलनी है। नेक्स्ट है, यू आर अ गवर्नमेंट कंपनी एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट विल विड्रॉ द सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर्स इन द फोर्थ कमिंग बजट। यू कैन नॉट प्रोवाइड अ लॉस ऑफ सब्सिडी एज अ लॉस नाउ इटसेल्फ। मीन्स गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि कंपनीज को और जो भी फार्मर्स वगैरह हैं उनको हेल्पफुल हो। ओके, अगर आपका बिजनेस इस तरह के मटेरियल में रिलेट करता है तो अगर गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी विड्रॉ कर ली है, मीन्स अभी वो सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस चीज़ को शो नहीं करेंगे बुक्स में कि हमें लॉस ऑफ सब्सिडी हुई है, हमें गवर्नमेंट से 50 लाख की सब्सिडी मिल रही थी, अभी वो नहीं रिसीव हो रही है। नो, बिकॉज हम क्या मान के चल रहे हैं कि सब्सिडी मिल रही है तो ये भी एक तरह से आज मिल रही है, हो सकता है फ्यूचर में हमें ना मिले, मीन्स इसका भी लॉस हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हम उसी के अकॉर्डिंग अपने पास पैसा पहले से अवेलेबल रखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। जो हमें पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस हैं उसमें अप डाउन होता रहता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइस जो इंक्रीज हो रहे हैं, विच वन ऑफ द इसेंशियल इनपुट फॉर योर बिजनेस। अगर आपका बिजनेस है उसके लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, ओके, देन यू कैन नॉट प्रोवाइड फॉर लॉस। तो हम ये नहीं शो कर ले कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्योंकि हम सफिशेंट नहीं है कि उतनी क्वांटिटी में पेट्रोल जो है उसको परचेज कर सकें। नो, इस चीज़ को हम शो नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये भी एक तरह का लॉस है जो हमें पहले से ही अज्यूम करके चलना होगा कि अगर कल को किसी भी आइटम का, किसी भी रिसोर्स का अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पर हम कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, हमने मान के चला है एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ओके, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, देयर इज़ अ फायर इन योर फैक्ट्री एंड गुड्स वेयर लॉस्ट। आपकी फैक्ट्री में आग लगी है, वहाँ पर गुड्स लॉस्ट हो गई हैं या फिर थेफ्ट हो गया है, एंड द गुड्स आर इंश्योर्ड। आपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई थी। ओके, देन द क्लेम यू सबमिट कैन बी बुक टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑडिटर। देन उस टाइम पर आपकी गुड्स जो लॉस्ट हो गई हैं, देन आप लोग क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि हमारे इतने मीन्स अमाउंट का लॉस हुआ है। तो जितना भी वो क्लेम रिसीव होगा वो तो एक तरह की क्या होगा, आपका क्लेमर मीन्स एक तरह की आपको कंपनसेशन रिसीव हुई है आपके लॉस के अगेंस्ट। ओके, तो उसको तो हम शो करके चलेंगे, बट इसको ऐसे नहीं शो कर सकते कि अगर कुछ टाइम ड्यूरेशन में आपके पास एविडेंस नहीं थे या कुछ उनके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपकी फुलफिलमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी हो रही, देन उस केस में अगर आपको क्लेम नहीं भी रिसीव होता है देन आप उसको लॉस ऑफ क्लेम शो नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या कि चला है कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में हमने प्रॉफिट को नहीं मान के चलना है इन द फ्यूचर रन में, लॉस को हमेशा ही हमने एंटिसिपेट करके चलना है कि हमें इन द फ्यूचर लॉस इनकर हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही हमें रेडी रहना होगा। नेक्स्ट हमारी कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। मीन्स कंसिस्टेंट रहना है, सेम रहना है फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स फॉलोड बाय कंपनी शुड बी सेम एवरी ईयर। वो वाले पॉलिसीज मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उन सभी को हमने सेम रखना है, नेक्स्ट ईयर भी उनको यूज़ करना है, उसके बाद भी हमने उसी को यूज़ करना है, मीन्स सेम ही प्रिंसिपल को यूज़ करना है। ये ना हो कि आज कुछ और यूज़ करें कल कुछ और यूज़ करें। ओके, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, पीरियड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम जैन दिसंबर टू अप्रैल मार्च। मीन्स हमने ये नहीं करना है कि हमने 2019 में जैन से लेकर दिसंबर तक के
अकाउंटिंग ईयर को लिया था, अभी हम अप्रैल से मार्च तक जाएंगे, नो, ऐसे नहीं कर सकते। एक ही अकाउंटिंग ईयर को हमें पकड़ना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और हायर अथॉरिटी को सबमिट करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज फ्रॉम फीफो टू लीफो और वेटेज एवरेज नॉट परमिट फ्रिक्वेंटली। इसमें हम क्या करें, इन्वेंट्री स्टैंड्स फॉर स्टॉक, स्टॉक की हम वैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या मान के चले हैं कि हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे फीफा है, लीफो है। फीफा स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारे पास जो पहले स्टॉक आ रहा है उसी को हम पहले सेल करेंगे, ओके। एंड लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स वो वाला स्टॉक जो हमने लास्ट में परचेज किया था अभी हम उसको फर्स्ट में सेल करेंगे, ओके। तो इस तरह से ये क्या है, डिफरेंट मेथड है। हम ये नहीं कर सकते कि पहले फीफा को अडॉप्ट किया और देन हम लीफो को अडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। एक ईयर में वो कर लिया, एक ईयर में नो, ओके। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट हमें एक ही स्टेप को, एक ही मेथड को फॉलो करना है। चाहे तो हम फीफा के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं और या फिर हम अपने लीफो के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कर सकते हैं स्टॉक की। देन थर्ड एग्जाम्पल है चेंजिंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। जैसे हम देखते हैं डेप्रिसिएशन के बहुत सारे डिफरेंट मेथड है। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या किया, स्ट्रेट लाइन पहले हम यूज़ कर रहे थे, ओके। स्ट्रेट लाइन मीन्स हर मंथ में हमारी इक्वल ही डेप्रिसिएशन होगी। जैसे हमारी मशीनरी है, वो है 5 लाख की मशीनरी है, ओके, परचेज की है 5 लाख की। हम मान के चले हैं कि हमारी हर ईयर जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रही है वो 5000 हो रही है। तो 5000 2019 में हुई, 2020 में 5000 थी, नेक्स्ट ईयर में भी हमारी 5000 थी। मीन्स हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसका जो अमाउंट है वो सेम है, स्ट्रेट लाइन है, ओके। देन दूसरा मेथड क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मीन्स उसमें क्या है, इस ईयर में हमारी 5000 है, नेक्स्ट ईयर में 4000 होगी, उसके नेक्स्ट ईयर में हमारे 3000 होगी डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो इस तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जितना भी बैलेंस मेथड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो हम इस टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं कि जो भी हम डेप्रिसिएशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी हो सकती है, तो हमने क्या करना है, एक ही मेथड को फॉलो करना है, ओके। मीन्स हम स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं जब से हमने कंपनी स्टार्ट किया है और टिल दी डेट अभी तक स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ओके। नोट क्या है, इफ एनी कंपनी डिसाइड टू चेंज द पॉलिसी देन दैट कंपनी हैज़ टू रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज फॉर द पास्ट 5 ईयर। अगर कोई भी कंपनी अपनी पॉलिसी को चेंज करती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड को चेंज करती है, या फिर अकाउंटिंग पीरियड के मेथड को चेंज करती है, देन उस केस में कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करके चलना होगा कि अगर हम ये वाली न्यू वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं देन इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे प्रॉफिट और लॉस पे, ठीक है। पास्ट 5 ईयर्स के डाटा को भी उनको फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम इसको फॉलो करेंगे, चेंज ही करते रहेंगे, ओके। हमें हर ईयर के फिर से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, नो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के जितनी भी पॉलिसी रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को हम कंसिस्टेंट वे में फॉलो करेंगे, फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड हम शिफ्ट नहीं करेंगे, ओके। हम एक ही मेथड को कंटिन्यू करेंगे एंड उसी को फॉलो करेंगे। देन यही हमारा कहता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी स्टैंड्स फॉर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एंड अगर हम बात करें कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। एन एविडेंस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड सपोर्ट एवरी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेपर, ओके। जो भी हमें इवेंट को कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, उसका प्रूफ, उसका बिल, उसका इनवॉइस, एनीथिंग, बट उसमें इवेंट का, ट्रांजैक्शन का हमारे पास डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है, ओके। दिस कंसेप्ट सेज दैट कि एविडेंस हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। एक्सटर्नल एविडेंस इज कंसीडर टू बी मोर ऑथेंटिकेटेड प्रूफ देन इंटरनल एविडेंस। हम मान के चलते हैं कि कुछ हम
मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर भी करते हैं जिनके हमारे पास एक्सटर्नल एविडेंस नहीं अवेलेबल होते, देन हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से साइन करवा लेते हैं कि इतना एक्सपेंस किया है स्टेशनरी के ऊपर, देन आप साइन कर दो, देन वो भी एक डॉक्यूमेंट है, वो इंटरनल एविडेंस है। बट कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एविडेंस जो थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया जाता है वो मोर ऑथेंटिकेटेड प्रूफ होता है। जैसे हमने मटीरियल परचेज़ किया है, स्टॉक परचेज़ किया है फ्रॉम दी होलसेलर, देन होलसेलर से हम बिल रिसीव करेंगे, तो होलसेलर क्या है, एक थर्ड पार्टी है जो हमें बिल दे रही है, ओके, एक्सटर्नल पार्टी है, तो वो जो भी एविडेंस देगा वो ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है, ओके, तो इसको हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मान के चलेंगे। दिस रूल इज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम auditor perspective, as auditor always consider and bound to get more external evidence than internal evidence। जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं, अपनी चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करवाते हैं, देन उस टाइम पर भी हमें एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ऑडिटर मांगता है कि दिखाओ ये वाली एंट्री आपने रिकॉर्ड की है, हाँ जी, इसका प्रूफ क्या है आपके पास, क्या आपने ये वाला एक्सपेंस किया भी था, ओके, देन उस केस में जितने भी एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं वो मोर हमारे पास ऑथेंटिकेटेड प्रूफ होते हैं, ओके। देन इसके अगर हम एग्जांपल कैरी करें तो क्या है, थर्ड पार्टी एविडेंस मीन्स क्रेडिट नोट फ्रॉम सप्लायर से हमने मटेरियल परचेज किया है, वो हमें बिल बना के दे रहा है, इनवॉइस दे रहा है, क्रेडिट नोट दे रहा है, देन वो क्या है, एविडेंस है ऑफ द ट्रांजेक्शन। सेकेंड वन इज ऑडिटर कलेक्ट्स स्टेटमेंट फ्रॉम कस्टमर एंड सप्लायर्स फॉर द पेमेंट फॉर द अमाउंट शोइंग एज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम कस्टमर एंड अमाउंट पेबल टू सप्लायर्स। जैसे हम एग्जांपल लेके चले कि कुछ केसेस में क्या होता है कि हम जो मटेरियल को सेल करते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट बेसिस पर सेल करते हैं, देन उस केस में क्या है, हमारा कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द कस्टमर से हमने पैसे रिसीव करने हैं, देन उस केस की भी हमारे पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, ओके। उस केस पर भी हम लोग नोट तो शो करेंगे ही, उसके पास भी हमारे पास एविडेंस अवेलेबल होगा। दोनों उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल कैरी करते हैं, द सेल इनवॉइस अलोन इज नॉट कंसिडर एज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस अनलेस इट इज नॉट सपोर्टेड बाय डिलीवरी चालान एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कस्टमर। अभी तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल है जीएसटी के रिगार्डिंग, देन हमें चालान भी मीन्स उसका अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास चालान की भी एक कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने बस सेल इनवॉइस शो कर दिए तो वही बस सफिशेंट है, नो, सेल इनवॉइस होगा, उसका चालान भी चाहिए ताकि उस ट्रांजेक्शन को हम एक्नॉलेज कर सके कि येस गुड्स रिसीव भी की गई हैं बाय द कस्टमर, ओके। देन ये कंसेप्ट हमारा कहता है कि हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उनके एविडेंस हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर, कि हमने क्या करना है, वो सभी मटेरियल जो हमारी कंपनी के लिए, हमारे स्टेक होल्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्क्लोज करके चलना है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में। स्टेक होल्डर्स मीन्स होल ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, जिनका इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में, उसमें क्या आ जाते हैं, इंटरनल यूजेस भी आ जाते हैं और एक्सटर्नल यूजेस भी आ सकते हैं। जैसे इंटरनल में हमारे वो वाले सभी पार्टनर्स पर्सन्स जो हमारे बिजनेस के विद इन वर्क कर रहे हैं, जैसे ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, एंड एक्सटर्नल में हमारे आगे सप्लायर्स है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, मीडिया है, वो सभी पार्टीज। तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स है, मीन्स हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में इनका इंटरेस्ट है। तो इन सभी पार्टीज़ को अपने माइंड में कंसीडर करते हुए कि हर पर्सन के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्क्लोज करेंगे इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऑल मटेरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड, एडिक्वेट मटेरियल होने चाहिए, कुछ भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग हमने डाटा को डिस्क्लोज नहीं करना है, हाइड भी नहीं करके चलना है, हमने फुली डिस्क्लोज करना है। प्रोवाइडेड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन को जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका प्रूफ भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो वाली आइटम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, इन सभी में शो नहीं हो रही है, देन उसको हम स्पेशल नोट बनाएंगे, देन उसमें हम शो अप करके चलेंगे, ओके। सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स दैट मेक अ डिफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स शुड बी डिस्क्लोज, वो वाली इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, देन उसको भी हम एक स्पेशल स्टेटमेंट देंगे, नोट लिखेंगे, उसमें उसको एक्सप्लेन करके चलेंगे, ओके। तो हमने क्या करना है,
फुल फ्लैश डिटेल देनी है अपने स्टेक होल्डर्स को। ये नहीं हो कि उनको लग रहा हो कि नहीं कंपनी है इंफॉर्मेशन को हाइड करके चली है। नो, हमने वो सभी मटेरियल को, सभी इंफॉर्मेशन को जो हर पर्सन चाहता है कि मुझे मालूम हो, उसको शो करके चलना है। तो यही हमारा कन्वेंशन कहता है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स फेयर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए मटेरियल। देन इसी तरह से हमारा जो कन्वेंशन का टॉपिक था उसका लास्ट पार्ट रह गया है कंपैरेबिलिटी। तो इसमें क्या आता है, इट परमिट्स कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, उसमें आ जाता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो सभी अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर की थी, स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी, हम उसको कंपेयर कर सकें, ईजिली कंपेरेबल हों बिटवीन द कंपनीज फ्रॉम ईयर टू ईयर कर सकें। तो ये हम कंपेयर कब कर पाएंगे, जब देखिए हमारी कंपनी है, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो हमने क्या है किया है, उसका 2019 में जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनी थी वो बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। देन 2020 में भी जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट उसकी बननी थी, जितनी भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, वो सभी भी मेंटेन किए हैं। देन इस तरह से क्या है, हमारी कंपनी तो सेम है, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की है, ओके। देन हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा था 2019, और अभी करंट ईयर कौन सा है 2020, दोनों के हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमारी सेल ज़्यादा थी या इस साल ज़्यादा है, पिछले साल हमने कितना मटेरियल परचेज़ किया था, अब कितना किया है, लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट क्या है, अब का क्या है। देन ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हमने ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट को फॉलो करना है कंसिस्टेंट वे में, ताकि हमें कंपैरेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो भी एप्लीकेबल हो, हम इजीली कंपेयर कर सकें बिटवीन दी कंपनी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ओके। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि हमने हर ईयर का रिकॉर्ड अगर मेंटेन किया होगा प्रॉपर सीक्वेंस में, तो हम कंपेयर ईजिली कर सकें, और इससे फाइनली मैनेजमेंट को हेल्पफुल होगी इन टेकिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन लाइक शट डाउन और कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, लाइक मेक और बाय डिसीजन, और वेरियस अदर रैशनल डिसीजन कैन बी टेकन बाय विद द हेल्प ऑफ कंपैरेबिलिटी प्रोसेस। सो इसी तरह से हमारा ये कन्वेंशन कहता है कि हमने कंपेयर करके चलना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, ओके। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, बिकॉज हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट को डिस्कस किया था, अभी हमने अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।